ये केयर टेकर गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर जो है ये इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जरदारी साहब के साथ कुछ थोड़ी बहुत मुखा भी कर रही है। वो नहीं चाहते कि नून लीग जो है वो 100% 120 सीटें ले जाए। और फिर कहीं और भी शक की निगाह से देखा जा रहा है, माजी में जो इत्तेहादी थे एक दूसरे के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, पीपल्स पार्टी ने अक्सर मौके पे नून लीग का साथ दिया और नून लीग ने अक्सर पीपल्स पार्टी को सेव किया, लेकिन अभी राना सनाउल्लाह साहब ये सूंघ रहे हैं, क्या है? पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी और नून लीग की क़यादत ने भी उनमें से बाज़ जहां वो सोचते हैं कि ये बंदा हमें चाहिए होगा, उनसे पहले से रब्ता कायम कर रखा है या उन उम्मीदवारों ने अपनी अपनी पसंद की पार्टी से रब्ता कायम कर रखा है। या मेरे नॉलेज में है कि इन लोगों के राब्ते हैं पीपल्स पार्टी से भी हैं, बड़े एग्रेसिवली पीपल्स पार्टी वाले परसू कर रहे हैं और आपकी जमात से भी। बल्कि मेरी तो इतला ये भी है कि पीपल्स पार्टी बाज़ लोगों को फाइनेंशली जो है वो फंड भी कर रही है। तो सेठी साहब, सुना आप राना सनाउल्लाह साहब हमारे वज़ीर कानून पंजाब के रहे हैं, वो देख रहे हैं बहुत दूर तक फंडिंग मिल रही है आज़ाद उम्मीदवारों को पीपल्स पार्टी की तरफ से। जरदारी साहब की गेम ऑन है? जरदारी साहब की गेम हमेशा ऑन होती है। ये आप कभी ना सोचिएगा कि जरदारी साहब ने पत्ते फेंक दिए, ना ना ना। अच्छा। वो खेलते रहते हैं, आखिर वक्त तक खेलते रहते हैं और उन्हें कभी भी फिक्र नहीं होता पैसे लगाने का। पैसे लंबे लगाते हैं वो और डील्स करते हैं। ही इज़ अ डील मेकर और इसीलिए जो लोग डील्स करते हैं उनके साथ बड़े खुशी से डील करते हैं, बिकॉज वी कीप्स हिज पार्ट ऑफ द बार्गेन। दैट्स व्हाई ही वाज नोन एज मिस्टर ABC जो भी था, बिकॉज ही इज़ अ डील मेकर। तो वो डील्स जो हैं उनकी बड़ी पक्की होती हैं। और सियासी जमातों की डील्स वो पीछे भाग जाते हैं, मुकर जाते हैं, ये हो जाता है वो। जरदारी साहब पैसे भी रखते हैं और डील भी पक्की करते हैं और पूरा एतमाद होता है लोगों को जो डील करते हैं उनके साथ। तो दैट्स ए स्ट्रॉन्ग पॉइंट। सियासत के अंदर तो ये होता है। वो और बात है पैसे कहाँ से आए कहाँ गए ये तो चलता रहता है अब सियासत के अंदर। तो मेरा ख्याल है जरदारी साहब ने ये फैसला किया था कि इस दफ़ा पैसे लगाने हैं और पंजाब में लगाने हैं। सिंध में उन्हें इतने पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब उनकी हुकूमत आती है तो हुकूमत की तरफ से पैसे लगते रहते हैं। हाँ। मुख्तलिफ तरीकों रिकवरी भी हो जाती है, वो अपने लोगों को हाँ। बहुत कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, घर के दाने हैं, हाँ वो सब कुछ होता रहता है। तो वो तो सबके पेट भरे हुए होते हैं, रजे हुए होते हैं। पंजाब के अंदर क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं होते तो फिर अपनी जेब से देने पड़ते हैं। तो जरदारी साहब ने इस दफ़ा फैसला किया। मैंने जिस किस्म के एडवर्टिजमेंट्स अब आजकल चल रहे हैं पीपल्स पार्टी जो पैसे खर्च कर रहे हैं, मैंने ऐसे नहीं देखे पहले। और वो पंजाब में, सिंध में उनको ज़रूरत नहीं है, उनकी एश्योर्ड सीट्स हैं। तो पंजाब में बिलावल के ऊपर और बिलावल की कैंपेन के ऊपर पीपल्स पार्टी पैसे खर्च कर रही है। अच्छा। और अब ये पहले ये था पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि हम नून लीग से लोग तोड़े, क्योंकि वो नून लीग के खिलाफ काफ़ी PDM के अंदर उनका मेजर रोल था। पीपल्स पार्टी तो छुप के बैठी हुई थी, गाली पड़ रही थी नून लीग को, हालांकि वो हिस्सा थे उनका, मगर वो फॉरेन पॉलिसी और इधर उधर लगे हुए थे, चुप करके पीछे से अपने काम करवा रहे थे। और मगर जो गाली पड़ रही थी वो नून लीग को पड़ रही थी, शहबाज शरीफ साहब को पड़ रही थी, इसाक डार साहब को पड़ रही थी, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। वो नेशनल इंटरेस्ट में ये कर रहे थे पर गाली पड़ रही थी। वेरी स्मार्ट। अच्छा, तो अब बात ये है कि जरदारी साहब ने अब फैसला किया है कि ये नून लीग से लोग, शायद उनका ये ख्याल था कि नून लीग से लोग बड़े बेजार हैं, तंग हैं, तो इनको खींचने की कोशिश की जाए। मगर उन्होंने देखा कि ये जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो एक पूरा एक महाज बना हुआ है, उसमें जो फ़ायदा हो रहा है वो नून लीग को हो रहा है, और ये भी जो एक तासुर है कि इस्टेब्लिशमेंट नून लीग के साथ खड़ी है, तो शायद वो इतने कामयाब ना हो नून लीग का वोट तोड़ने में। अच्छा। डोंट फॉरगेट, नून लीग का वोट जो है वो 30 साल में बना है, वो ग्राउंड तक पहुँचा हुआ है, रूट्स हैं उसके, पूरी पार्टी है, ये है वो है। और फिर पंजाब में उन्होंने भी तो पूरा खिलाया पिलाया हुआ है ना, तो वो तो होता है। अच्छा, अब ये है कि उन्होंने कहा कि फिर रह क्या गया, इमरान खान PTI। अब क्योंकि वहाँ आज़ाद लोग हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको तोड़ा जाए, क्योंकि वो जो लोग नून लीग के ऊपर इलेक्ट होंगे वो तो फिर फ्लो क्रॉसिंग नहीं कर सकेंगे। तो फिर इसलिए अभी वो राब्ते कर रहे हैं PTI के वो लोगों को जहाँ उनका ख्याल है कि ये आगे जाके अगर खिलाया पिलाया जाए तो ये हमारा साथ देंगे, हमारी पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे, या ना भी बने तो हमारा साथ देंगे इन क्रिटिकल एरियाज जहाँ वोटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको पता है ये तो शक शुबा सब जगह पे ये डिस्कशन हो रही है कि जो PTI के टिकट के ऊपर लोग लड़ रहे हैं वो आखिर में जाएंगे कहाँ, और उधर से वो
कुछ दस्तबरदार भी हो रहे हैं, कुछ हाँ। पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं जो पीटीआई के टिकट होल्डर हैं, बिलावल उनका शुक्रिया अदा करें अपने। तो इस किस्म की चीज़ें चल रही है। तो मेरा ख्याल है जरदारी साहब ने फोकस किया पीटीआई के ऊपर, ओके। उनके लोगों के कटी ऊपर। हुई पतंग कोई भी लूट ले और जरदारी साहब सबसे पहले लूटेंगे। और वो जरदारी King of साहब performance। मास्टर है इन चीज़ों में। मास्टर है। बलोचिस्तान में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके के साथ सब घेर लिए और मेरा ख्याल है अब पंजाब के अंदर भी कम से कम मेरा ख्याल है 4-5 सीटें तो घेर लेंगे इसी तरीके के साथ। अच्छा, ठीक मगर है। 3-4 उनकी अपनी निकल आएंगी, 4-5 ऐसे निकल आएंगे। अगर वो 8-10 सीटें पंजाब में ले गए तो देखिए पिछली दफ़ा तो उनको शायद 3 मिली थी, जी, 4। 3 या 4 थी। तो अब अगर वो डबल हो जाती है तो ज़बरदस्त गेन है। हाँ, मंजूर वट्टू फार्मूला दोबारा से। बट अब जब आप बात करें नून लीग की तो कल का दिन बड़ा अहम समझा जा रहा है क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब ने बड़ी मेहनत करके नून लीग का मैनिफेस्टो तैयार किया है। सिविल सुप्रीमेसी, रिलेशनशिप विद द नेबर्स, फॉरेन पॉलिसी ऑफ PMLN, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, रिवाइवल ऑफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाट्स न्यू इन? अच्छा, अब बात यह है कि वो तो कल 11 बजे मैनिफेस्टो जो है नून जी। लीग का वो रिलीज़ कर रहे हैं और मॉडल टाउन में मियाँ साहब भी बैठे होंगे। अच्छा। और मीडिया को भी बुलाया होगा। तो अभी तक तो बताया नहीं उन्होंने कि मैनिफेस्टो के अंदर मेन पॉइंट्स क्या हैं। मगर मेरी चिड़िया घूम रही थी थोड़ी बहुत, तो कुछ खबरें तो लेके आई है। उसमें जो नॉर्मल खबरें हैं वो पहले बता देता हूँ, हाँ। और जो दिलचस्प खबर नहीं है जो उसका भी जिक्र कर देते हैं। बिल्कुल, ब्रेक से थोड़ा सा टाइम रहता है ब्रेक में, मेरा ख्याल है इंटरेस्टिंग बना देंगे अगर आप क्रिस्प अच्छा, दे तो दें। फिर ये है कि वो जाहिर है कि जी इन्फ्लेशन जो है, महंगाई हम कम कर देंगे, अब बिजली के बिल कम कर देंगे। ये बातें तो ऑलरेडी वो कर रहे हैं अपने बिल्कुल कर रहे हैं, जलसों में। IMF प्रोग्राम के मगर ऊपर। जो और रेलवेज़ को ठीक कर देंगे, इस किस्म की बातें चल रही हैं। फिर ये भी कि जी प्राइवेटाइजेशन जो है उसको लंबी प्राइवेटाइजेशन करेंगे, सारी SOEs जो है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं, सबकी कर देंगे। ये पहले भी आता रहा है सब कुछ। मगर जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसके ऊपर उन्होंने इस दफ़ा जिक्र किया है। आमतौर पे ये लफ्ज़ आ जाता है मगर करता वर्ता कुछ नहीं है। सेंसिटिव सब्जेक्ट है ना। Yes। मगर अब ये एहसास हो रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर भी कुछ इक़दामात करने चाहिए, क्योंकि ये 2.6% जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, फास्टर देन द रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, तो ये तो एक क्राइसिस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और 8-8 दोनों लोग, एक फैमिलीज़ जो है 10-10 लोगों की फैमिलीज़ हैं। अब तो हम 2 से ज़्यादा की तो अफोर्ड नहीं कर सकते, मियाँ बीवी और 2 चिल्ड्रन, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। Right। तो अब पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, क्योंकि उसमें रिलीजियस लॉबी को साथ लेके चलना पड़ेगा, होगा। सेंसिटिव मैटर है। तो ये अच्छा है कि इसका Great जिक्र आ गया और होपफुली इसके ऊपर कुछ करेंगे। बांग्लादेश में बहुत कामयाबी है इसमें। मगर जो इंटरेस्टिंग बात है कि इसके अंदर क्या नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, वो चीज़। अब वो क्या नहीं है, मैं ढूंढता रह गया कि चिड़िया मुझे बताए कि जी आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर कुछ करेंगे कि आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, इमरान खान के साथ मिलके कोई बात करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले यही था ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कि एक दूसरे को अंडरमाइन नहीं करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं भागेंगे दूसरे को गिराने के लिए या अपने आप का सहारा देने के लिए। तो उसका कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मेरा ख्याल है कोई जिक्र नहीं आ रहा। अच्छा। तो ये कंफर्म हो गया कि अब हाइब्रिड प्लस प्लस कंफर्म हो गई, क्योंकि हाइब्रिड प्लस प्लस का तो मतलब ही है कि इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है। कुछ ओपन होगा, कुछ बिहाइंड द सीन्स होगा, जिसको तस्लीम किया जा रहा है, मेरा ये ख्याल है। दूसरी चीज़ ये है कि क्लाइमेट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जगह पे वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर रहे हैं। अच्छा। अब चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो बहुत ज़रूरी है कि अब जो आगे 5 साल जो भी हुकूमत आएगी उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए फ्रॉम द ऑपोजिशन, बिकॉज ये नेशनल इंटरेस्ट पे जो भी वो इकदाम करेंगे वो होगा। तो वो तो अच्छी बात है अगर हो जाए, मगर मुश्किल है बिकॉज इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जो कि दूसरी पार्टी की समझती है कि ये नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट जो सिटिंग गवर्नमेंट है या सिटिंग पार्टी है उसका ज़्यादा फ़ायदा है। तो अगर हो जाए तो बड़ा अच्छा है चार्टर ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, IMF भी ये चाहती है चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, मोटी मोटी चीज़ें इत्तेफाक हो, अपोजिशन आपको डिरेल ना करे। ओके, SIFC के भी मैंने सुना है कुछ प्लान्स होंगे, वो तो ज़ाहिर है उन्होंने बना दिया ना, तो FIFC जो है वो चलेगी, बिल्कुल किसी न किसी तरीके के साथ चलेगी। मगर आए आखिरी बात, फॉरेन पॉलिसी। मियाँ साहब अपने कहते रह गए हैं कि जी अमन होना चाहिए रीजन के अंदर, नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए इंडिया के साथ एंड सो ऑन। मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी अब थोड़ी सी बैक ट्रैकिंग मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि उन्होंने ज़रूर ये कहेंगे मैनिफेस्टो के अंदर कि हमें नॉर्मलाइजेशन करनी चाहिए, मगर साथ साथ वो एक कंडीशन लगा देंगे
कि कश्मीर का जो हुआ है इंडिया के अंदर जो वो जब तक वो 370 रिस्टोर नहीं होता, रिवर्सल नहीं होती, उस वक्त तक मुश्किल है, नॉर्मलाइजेशन हम नहीं कर चलें, पाएंगे। ठीक तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, दूसरा ये है कि जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर अभी भी इंडिया के साथ वो एक कंडीशन जो है वो लगा दी गई है कि ये इसके बगैर अगर वो रिवर्स नहीं करते तो फिर कैसे सो नॉर्मल। नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर भी वो जो हाफिज साहब ने बात की थी ना कि मफामत, बिल्कुल, वो मेरा ख्याल है रिफ्लेक्ट होगी इसके अंदर। कल यानी कि रिफ्लेक्ट होगा जो इस वक्त रियासत नज़र है कल के इस मैनिफेस्टो में, और आगे ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज इसी तरह रह पाएंगे। सेठी साहब, बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए, यूएस ने उस पर कंसर्न्स कुछ शो किए, अब पाकिस्तान में इलेक्शंस हैं तो जो कंसर्न्स आ रहे हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस के बारे में है स्टेट डिपार्टमेंट के। आर दे मीनिंगफुल? डू दे हैव एनी इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान? इसमें दो बातें कहूँगा। एक तो ये कि उन्होंने इलेक्शंस के ऊपर फेयरनेस ऑफ इलेक्शंस के ऊपर परहेज़ किया है, कमेंट नहीं किया। हालांकि सारी दुनिया में ये कमेंट चल रहा है और हाँ यहाँ भी चल रहा है, और इंडिपेंडेंट लोग भी ये कह रहे हैं कि ये कोई ख़ास फेयर इलेक्शंस नहीं है। सो ये तो इसके ऊपर तो कोई बहस नहीं हो सकती। अच्छा। मगर और बाय द वे 18 के भी नहीं थे। सो ये बिल्कुल वही खाते हैं जो 2018 में था और 2024 में। मगर अमेरिकन ने इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहा। अच्छा। वो क्लियर है इसलिए नहीं करना चाहा कि वो तो इमरान खान साहब को पसंद ही नहीं करते थे। वो तो अब क्लियर होगी ना कि वो साइफर वाइफर तो अलग बात है, वो तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो निकालना चाहते थे मगर पसंद तो नहीं करते थे। खान साहब ने भी तो जाके पाँव के ऊपर, बहुत से लोगों के पाँव के ऊपर खड़े हुए एंड वो रूस चले गए थे, याद है Yes, yes, and so on. yes, the will. तो इसीलिए दे आर नॉट कमेंटिंग ऑन कि फेयर होंगे इलेक्शन के नहीं। मगर मीडिया को तो हमेशा वो सपोर्ट करते हैं, ह्यूमन राइट्स और जाहिर है। फेयरनेस ऑफ मीडिया, स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह। तो वो उन्होंने उसके ऊपर बात की है, मगर उन्होंने इलेक्शन फेयरनेस के ऊपर नहीं की। अलबत्ता बांग्लादेश के अंदर उन्होंने इलेक्शन फेयरनेस के ऊपर भी बात की है। तो ये आप समझे रियल पॉलिटिक है। ये कोई इसमें असूली बात नहीं है। ठीक है। जहाँ उनको सूट करता है एक चीज़ बात करते हैं, जहाँ नहीं सूट करता वो दूसरी बात करते हैं। अच्छा। वी शुड नॉट बी सरप्राइज।